का पद छोड़ देना चाहते हैं। क्या नरेंद्र मोदी होंगे अगले इस देश के राष्ट्रपति? और इसकी वजह क्या है? क्या नरेंद्र मोदी को लगने लगा है कि अगर सत्ता हाथ से चली गई तो उनकी खैर नहीं है? उन तमाम चीजों की जांच होगी जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष ने चुनाव आयोग पर लगातार शिकंजा कसा है और जिस तरह से वो सड़कों पर उतरे और जिस तरह से बीजेपी अब 240 की सरकार चला रही है, कौन गारंटी लेगा कि 2029 में नरेंद्र मोदी की सरकार बन ही जाएगी? ऐसे में नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का तरीका बहुत उग्र है। सोचिए, बीजेपी ने राजनीति को किस तरह से दुश्मन की राजनीति बना दिया, इसको समझिए। योगी और मोदी और अमित शाह, ये तीन ऐसी शख्सियत है जिनकी राजनीति को लेकर कहा जाता है कि ये बदले की राजनीति करते हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप, चपरासी हो या अधिकारी, जो लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा। रिटायरमेंट के बाद भी उनको पकड़ के लाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दामन पर कई दाग भी लग सकते हैं। क्या लगता है, जिस राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर में बैठाया गया, वो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सस्ते में छोड़ देंगे, अमित शाह को सस्ते में छोड़ देंगे? ये अलग बात है कि योगी और मोदी जी का अपना परिवार नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, लेकिन सवाल है कि रिश्तेदार तो है। तो क्या है नरेंद्र मोदी की प्लानिंग, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही चुनाव आयोग को लेकर अभी भी दिल्ली में कोहराम मचा हुआ है और लोग अब सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की लिस्ट को चुन चुन कर छाप रहे हैं। कहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, एक एक आदमी का नाम 5-5 जगह है। तो चुनाव आयोग की गड़बड़ी पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। लेकिन असली जो खेल है वो प्रधानमंत्री। सोचिए, हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। आपको पता है, धनखड़ को लेकर लगातार बेचैनी बढ़ रही है। कपिल सिब्बल ने बाकायदा, जो सांसद भी हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता भी हैं, वकील भी, पूछा कि धनखड़ कहाँ है। सवाल तो है कि धनखड़ ने इस्तीफा देने के बाद वो कहां चले गए। आज जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया कि धनखड़ कहां है। सोचिए, ठीक उनके इस्तीफे के बाद धनखड़ साहब कहीं नहीं दिख रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, तो हो सकता है वो उनको उपराष्ट्रपति बनाए। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए रखना चाहते हैं। और हो सकता है कि अगला प्रधानमंत्री बीच में ही, चूंकि राष्ट्रपति का टर्म खत्म हो और जैसे ही राष्ट्रपति की वैकेंसी आएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद आपको इम्यून मिल जाता है। भारत का संविधान राष्ट्रपति को इम्यून देता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इम्यून देता है और गवर्नर को इम्यून देता है। अब प्रधानमंत्री गवर्नर तो नहीं बनने जाएंगे, लेकिन सोचिए, इसी तरह के मलिक साहब जो बीजेपी के गवर्नर थे, उनके खिलाफ जांच तो की गई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं ताकि वो इम्यून हो जाए और उनके खिलाफ कोई जांच न हो, और इसलिए अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और इसलिए आरएसएस पूरा ताना बाना बुन रहा है। सोचिए, जो आरएसएस स्कूल बंद करवाता है, जो आरएसएस इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पढ़ाई लिखाई के खिलाफ है, जो वोटर लिस्ट में नाम कट रहे हैं, वही आरएसएस अब कह रहा है कि इस देश में गरीबों के लिए एजुकेशन और इलाज दोनों असंभव है। ये किसकी भाषा है? मोहन भागवत की। तो क्या एक सब कुछ तैयार किया जा रहा है? तो क्या इस देश में अब अगले प्रधानमंत्री अमित शाह होंगे और राष्ट्रपति के पद पर प्रधानमंत्री चले जाएंगे? और क्या इन लोगों की प्लानिंग हो कि जैसे ही राष्ट्रपति के पद पर प्रधानमंत्री चले जाए, उसके बाद 5 साल के बाद फिर से अमित शाह को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा? तो क्या ये लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, इम्यून हो रहे हैं? लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव का तल्ख अंदाज है, जिस तरह से यूपी में योगी सरकार चला रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से दिल्ली में झेल रहे हैं, अखिलेश यादव ने अभी कहा है हाल के दिनों में कि योगी सरकार, बीजेपी की सरकार हमें रास्ता दिखा रही कि हमें सत्ता में आने के बाद करना क्या है। सोचिए, राहुल गांधी ने कहा है कि टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप। तो राजनीति अब बदले की भावना से तो हो रही है। 10 साल में बीजेपी की सरकार में न कोई नेता, न कोई अभिनेता, न कोई पत्रकार ऐसा नहीं बचा जिसने सवाल पूछे और उसके पीछे ईडी, सीबीआई और पुलिस नहीं छोड़ी गई। अब तो अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ लिखने पढ़ने वालों के खिलाफ जेल में डाल दिया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं।
चुनाव आयोग का कोई भी अधिकारी हो जो 10 साल से चुनाव आयोग के बड़े पदों पर रहा है, उसकी जांच तो होगी। उससे भी भयानक वो तमाम पत्रकार, कल जिस तरह से अंजना ओम कश्यप कह रही थी कि ये नौटंकीबाज सांसद हैं, 300 सांसद सड़कों पर थे, जांच तो इसकी होगी। पत्रकार भी चपेट में आएंगे, क्योंकि राजनीति इसी तरह की हुई है 10 साल में। जिन लोगों ने, जिन पत्रकारों ने बीजेपी से सवाल पूछे हैं, उन्होंने जेल खटा है, उनकी जांच हो रही है। हम जैसे लोग, हम कल भी जब किसी की सरकार होगी तो उससे सवाल ही पूछेंगे, चाहे वो भी यही काम करे। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस इस बात को तो जरूर टारगेट कर रही है, राहुल गांधी के जहन में है कि हमको किसने, हमारी मां को और हमको ईडी दफ्तर पहुंचाया। तो ये बदले की भावना की राजनीति तो होगी। अखिलेश यादव भी ऐसे दिख रहे हैं, वो भी जिस तरह के बयान दे रहे हैं। तो क्या इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति बन जाए ताकि इन झंझटों से बच जाएं? कहा जा रहा है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और बड़ा आरोप लगा था नरेंद्र मोदी पर, तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, अमित शाह की गिरफ्तारी हुई थी, मोदी भी नप सकते थे, लेकिन तब शरद पवार ने बचाया था। लेकिन अब वो राजनीति से बहुत आगे आ चुका है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह को लगता था कि वो अजय हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 240 पर सिमट गई है, गठबंधन की सरकार है और बिहार चुनाव के बाद तो बहुत चीज साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के तल्ख तेवर है, ये तीनों नेता इंडिया गठबंधन के बड़े चंक है, और जिस तरह से इनके परिवार से बदला लिया जा रहा है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वहां तांडव हो रहा है, पढ़ाने पर स्कूल FIR, तो अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हमें राजनीति सिखा रही है बीजेपी। राहुल गांधी तो 2 कदम आगे बढ़ चुके, उन्होंने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में अमित शाह, नरेंद्र मोदी अगर इम्यून नहीं होते हैं तो क्या उनकी खैर है? अगर सरकार बदलती है तो कौन गारंटी लेगा कि उन पत्रकार, प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच नहीं होगी? इसलिए क्या आगे से रणनीति बनाई जा रही कि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएं, अमित शाह फिर प्रधानमंत्री बन जाएं? ऐसे में सवाल है कि धनखड़ कहां है? सोचिए, मीडिया चुप है। आप कल्पना कीजिए, कोई गैर RSS, गैर बीजेपी की सरकार होती और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होता और वो गायब रहते, सोशल मीडिया से दूर रहते, मीडिया में नहीं आते, तो सवाल नहीं पूछा जाता। सवाल पूछा जाता, बस शर्त इतनी थी कि कोई दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री होता। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, RSS को काम पर लगा दिया गया है और हो सकता है कि अगला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बने, ताकि वो इम्यून हो जाए और तमाम जांच के झंझटों से उनकी मुक्ति मिल जाए। लेकिन सवाल है कि क्या गठबंधन में अगर बहुमत आता है तो इस कानून को बदला भी जा सकता है? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने वो हर चीज किया है। कांग्रेस बहुत महीन तरीके से करती थी, छुप के करती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है। बीजेपी ने जिस तरह से 10-11 साल से सरकार चलाया, उसमें बदले की भावना ज्यादा रही है। कांग्रेस के समय में दलित पिछड़े टारगेट होते थे, इस बार तो सब है। ऐसे में राहुल गांधी रौद्र रूप ले रहे हैं। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी यादव ये तो कम से कम नहीं मानेंगे, और अगर इनको मौका मिला तो जांच तो होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जांच के झमेले से बचना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो अगले राष्ट्रपति हों, ये सूत्र बता रहे हैं। वही अमित शाह नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति का टर्म खत्म होगा तो अमित शाह राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये भी खेल चल सकता है। उसके बाद योगी जी का प्रधानमंत्री के नंबर आता है। ये सब तब होगा जब चुनाव आयोग ऐसे ही काम करने दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि 300-400 सब मैनेज करने के बावजूद भी 240 पर सिमटी बहुमत नहीं है। आज कुछ और भी खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। बिहार की एक विधानसभा सीट वाल्मीकि नगर के उत्तर प्रदेश के 5000 मतदाता किस मकसद से जोड़े गए हैं? वाराणसी में रामकमल दास जी अपने घर में 43 बेटों के साथ रहते हैं। 13 एक साथ पैदा हुए, बाकियों की उम्र 35 से 49 साल के बीच है। इस तरह की गड़बड़ियां हैं। चुनाव आयोग के हिसाब से बिहार की मिंता देवी की उम्र 124 साल है, जबकि दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला 115 साल की है। इस तरह की गड़बड़ी है। सुषमा गुप्ता, ये वो महिला है जिनको महाराष्ट्र में दर्जनों जगह, 6 जगह इनके नाम हैं। ये सारी गड़बड़ियां सामने आ रही है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शकुन रानी का जिक्र किया था। उनके 2 वोटर ID है और उन्हें 2 जगह वोट डाला। अब सामने आ रहा है कि असल में उनकी 2 नहीं बल्कि 3 वोटर ID है एक ही विधानसभा में। ये सब कुछ सामने आ रहा है। और सोचिए, जातिवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले को दिया 1 लाख। सोचिए, इसमें एक यादव भी शामिल था थप्पड़ मारने में, उसको फूटी कौड़ी नहीं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले रोहित द्विवेदी को 11 लाख रुपए का चेक दिया गया है। तो
तो ब्राह्मण को 11 लाख और यादव को सिर्फ मंदिर का घंटा। सोचिए, मारने वाला में एक यादव भी था और एक ब्राह्मण भी था, तो ब्राह्मण को 11 लाख का चेक। ये कुशवाहा समाज को भी समझना पड़ेगा। तो देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अखिलेश यादव के बैरिकेड वाली खबर को छापा है और यूपी में हिंदू मुस्लिम की कोशिश हो रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा है, यूपी के जिला फतेहपुर में मकबरा एवं मंदिर होने को लेकर चल रहे विवाद बवाल पर सरकार को किसी भी समुदाय को ऐसा एक कदम नहीं उठाना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि वोट चोरी के खिलाफ 15 लाख 24 घंटे में उनको समर्थन मिला है, सर्टिफिकेट डाउनलोड हुए हैं, 10 लाख मिस कॉल हुआ है। और उद्धव ठाकरे जो बीजेपी के साथ रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि उनको बताया गया था कि ईवीएम कैसे हैक होता है। एक बीजेपी के नेता ने, जब हम गठबंधन में थे तो मुझे बताया गया था कि ईवीएम कैसे हैक होता है। तो सोचिए किस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है। और उपराष्ट्रपति धनखड़ 21 जुलाई की शाम से लापता हैं और संसद में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और देश भर की सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और ये बहुजनों के लिए है। संस्कारी ब्राह्मण एकता। स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक यादव और एक ब्राह्मण समाज के युवक ने हमला किया, पिटाई दोनों की हुई। अब ब्राह्मण समाज ने अपने ब्राह्मण युवा को 11 लाख का चेक दिया है। यादव जी को कोई चेक देने ब्राह्मण समाज के लोग नहीं आए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जातिवाद मनुवाद से सावधान रहिए, नहीं तो एक दिन आप भी उसके चपेट में आएंगे। और सोचिए, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो मारेगा जूता 4, उसको आशीष तिवारी देंगे 21 लाख का इनाम। तो बिहार में एक मंडल की इसलिए हत्या हो जाती है कि उन्होंने ब्राह्मण समाज की लड़की से शादी की थी, उसका ससुर आके गोली मार जाता है। आप राजनीति करेंगे तो चंद्रशेखर हैं तो जेल में डाले जाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं तो भी आपको जूता मारा जाएगा। शंभू कुमार सिंह, आप बहुजन समाज से पत्रकारिता करेंगे तो आपको परेशान, केस, FIR और इनकम टैक्स ईडी छोड़ा जाएगा। यह है इस देश की जातिवाद की सच्चाई। एकजुट होइए, जातियों में मत बटिए, SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक। अब तो वोट भी नहीं बचेगा, फिर क्या करेंगे। 40 करोड़ लोग इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसे हैं जिनके पास अपना घर है, न ठीक से खाना न काम। 80 करोड़ लोग ऐसे दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है जिनके पास एक सर छुपाने के लिए घर तो है, लेकिन वो 5 किलो राशन पर जिंदा है। उनके लिए न अब स्कूल बच रहा है, न अस्पताल। उनके बच्चे अब और गुलाम होते जाएंगे। वो 40 करोड़ में शामिल होते जाएंगे 80 करोड़ लोग। बचे 30 करोड़ लोग। 30 करोड़ में 15 करोड़ SC ST OBC जो सिस्टम के हिस्सा बने हैं। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस देश को बेहतर बनाने के लिए शोषित वंचित समाज की आवाज उठाएं। 15 करोड़ लोग जो इसमें बचे हैं, उन्हीं के पास 90% संपत्ति है। सोचिए, 1% लोग है इस देश में जिसकी 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, उसकी जाति पता कीजिए। 3% लोग है जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, उसकी जाति पता कीजिए। इस देश के 90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक देश बना तो रहे हैं, लेकिन उनको हिस्सा नहीं मिल रहा है। वो हिस्सा मिलेगा संविधान से और वोट की ताकत से। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, घर घर वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।